हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। अपनों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। क्लासिकल मैकेनिक्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हो चुका, क्लासिकल मैकेनिक्स फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हो चुका था, थर्मल कंप्लीट हो चुका था और बाकी सब तो कंप्लीट हो ही चुका था मैथमेटिकल वगैरह। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिविटी। तो समझते हैं रिलेटिविटी के बारे में, रिलेटिविटी किसे कहते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है और बिल्कुल टाइम की दिक्कत नहीं है, टाइम तो अपार मात्रा में हमारे पास है। तो कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जूम करके पढ़ें। और दूसरा कि जो स्टूडेंट बीएससी सेकेंडरी जुड़े हुए हैं, जिन्हें रिलेटिविटी का आर नहीं पता, उनको लेकर भी चलना है, तो मैं बहुत ही स्मूथली लेके चलूंगा। सबसे पहले समझेंगे रिलेटिविटी कहते किसे हैं। रिलेटिविटी रिलेटिविटी को हिंदी में सापेक्षता कहते हैं। सापेक्षता, क्या सापेक्षता का संबंध स्पीड ऑफ लाइट से है? स्पीड ऑफ लाइट, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्पीड ऑफ लाइट सी जिसमें आता है उसे ही हम रिलेटिविटी कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलेटिविटी दो प्रकार की हो सकती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरी हो सकती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम बॉडी की जो स्पीड है वो v के कंपेरेबल नहीं मानते, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो स्पीड है वो c के कंपेरेबल मानते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के लिए जो डीप मैथमेटिक्स यूज किया जाता है उसे टेंसर कहते हैं। मतलब जब तक आपको टेंसर एनालिसिस का पता नहीं होगा तब तक आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ नहीं सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ग्रेविटी के संबंध में जो फॉर्मूला दिया गया है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटी को समझाया है, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हेल्प से समझाया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही बताती है कि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े पड़े हैं, गुथे हुए हैं, और स्पेस टाइम आपस में जाल की तरह होता है, जिसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहते हैं। ये आपका एमएससी के सिलेबस में होता है, जो कि यूपी बरेली उस साइड के सिलेबस में, एमजेबी रोहिलखंड से एसोसिएटेड सिलेबस में नहीं होता। उत्तराखंड के जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी संबंधित सिलेबस है उसमें आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अपना जो है जो पूरा चैप्टर है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अपनी बुक का नाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास घूमेगी। तो सबसे पहले मैं वर्ड रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा इसे स्पेशल थ्योरी क्यों कहा जाता है। तो रिलेटिविटी किसे कहते हैं? रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता। सापेक्षता का अर्थ होता है तुलनात्मक या तुलना करना। समथिंग रिलेटेड टू कंपेयर, समथिंग रिलेटेड टू कंपैरिजन, रिलेटेड टू कंपैरिजन, अर्थात कुछ ऐसी चीज जो लगभग तुलना करती हो, कुछ ऐसी चीज जो लगभग तुलना से संबंध रखती हो। उदाहरण के लिए अगर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम मान लीजिए रामू है, रामू, और दूसरे का नाम श्यामू है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ, 5-6 एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको वर्ड रिलेटिविटी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर मैं उसमें स्पेशल टर्म जोड़कर इसकी नींव रखूंगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और फिर इसी के आगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को डेवलप करेंगे और उनसे न्यूमेरिकल करेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो समझते हैं हम कंपैरिजन कहते किससे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपकी क्लास में पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम है रामू, दूसरे का नाम है श्यामू। तो ये रामू जो है ये काला है, ठीक है। तो रामू जो है काला है, तो इधर जो है मान लीजिए रामू, श्यामू, और यहाँ मान लीजिए पंकज है ये। तो अब पंकज को हमें बताना है कि पंकज जी श्यामू गोरा है। तो इसको बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं पंकज को बताता हूँ पंकज श्यामू गोरा है, देन ही विल आस्क, को पूछ सकता है मुझसे कि किससे गोरा है। बिकॉज गोरा होना या काला होना या सुंदर होना ये सारी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब निरपेक्ष नहीं हो सकती कोई चीज। कोई भी सुंदर या गोरा निरपेक्ष रूप से नहीं हो सकता, निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूटली गोरी नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से सुंदर नहीं हो सकता। अगर वो सुंदर है, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई पंकज जो है, श्यामू जो है वो गोरा है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो गोरा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि सबसे गोरा हो, उससे भी बेहतर ज्यादा गोरा हो सकता है। तो पंकज मुझसे पूछ सकता है भाई किससे गोरा, तब मुझसे एग्जाम्पल दूंगा भाई श्यामू जो है वो रामू से गोरा है। तो यहाँ एक टर्म आती है कि गोरा होना या सुंदर दिखना या घृणा का पात्र होना ये कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। तो निरपेक्ष का उल्टा क्या होता है? सापेक्ष होना। तो इसका मतलब ये चीजें सापेक्ष होती हैं। तो कभी भी तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो वहां सापेक्ष शब्द आता है, और सापेक्ष से ही सापेक्षता, रिलेटिविटी का जन्म होता है। तो मुझे कहना कैसे पड़ेगा? मुझे कहना पड़ेगा श्यामू रामू के सापेक्ष ज्यादा सुंदर है। कैसे कहना पड़ेगा? श्यामू रामू के सापेक्ष
रामू के सापेक्ष ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, या इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सामू इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, हैंडसम कहना चाहिए, मोर हैंडसम इन कंपेयर टू रामू और इन रिलेटिव टू रामू। तो हमने क्या करी, तुलना करी। जब कभी हमें तुलना करनी होती है तो निरपेक्षता को खत्म करने के लिए हम सापेक्ष शब्द का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जो कि फिजिक्स के आसपास आपको ले जाएगा, और दूसरा एग्जांपल को लेकर मैं सीधा रिलेटिविटी की तरफ अपना जोर दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि बेटा गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो आप, तेज मत चलाओ। तो उसने कहा कि नहीं अंकल जी मैं तेज नहीं चला रहा। तो एक बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था बहुत तेज। मैंने कहा बेटा बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं अंकल जी मैं तेज नहीं चला रहा। तो अब बहुत जिद्दोजहद के बाद मैंने कहा तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या कोई प्रमाण है कि मैं तेज चला रहा हूँ। इतना कहते ही मैंने देखा पीछे से उसका दोस्त 200 की स्पीड से अपनी कार लेके चला गया। पीछे से उसका दोस्त 200 की स्पीड से अपनी कार लेके चला गया। तब उसने अपने बात को बल देते हुए कहा अंकल जी ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं तेज चला रहा हूँ, और मैं भी बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि मैं धीमी चला रहा हूँ। तो इस लड़के ने कहा आई एम ड्राइविंग या आई एम राइडिंग स्लोली। क्या कहा, आई एम राइडिंग स्लोली। और अंकल जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अंकल जी खड़े हैं और अंकल जी कह रहे हैं यू आर राइडिंग फास्ट, यू आर राइडिंग फास्ट, राइडिंग फास्ट। और चला किससे रहा था, ये चला रहा था 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति जो है वो गाड़ी बाइक चला रहा था। तो उसको एक अंकल जी ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सजेशन दिया कि बेटा आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर आई एम राइडिंग स्लोली, मैं बहुत धीमे चला रहा हूँ। तो अंकल जी ने कहा नहीं यू आर राइडिंग फास्ट। ने कहा मैं स्लोली चला रहा हूँ। कहा मैं तेज चला रहा हूँ। इन्होंने कहा हल्के चला रहा हूँ, तेज चला। इन्होंने कहा मैं गलत नहीं हो सकता। इन्होंने कहा भाई मुझे दिख रहा है मैं भी गलत नहीं हो सकता। अब सर लग रही कौन गलत है। तब यहाँ 200 की स्पीड से कार गई और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार गई, और इस व्यक्ति ने कहा अंकल जी जरा इसे देखो, अंकल जी जरा इसे देखो। जब आप इसे देखोगे तब आपको पता चलेगा इसकी तुलना में मैं धीमे चला रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसके सापेक्ष मुझे देखो, अगर आप मुझे इसके रिलेटिव देखो तो आपको पता चलेगा कि मैं धीमे चला रहा हूँ। अरे आप तो मुझे अपने सापेक्ष देख रहे हो इसलिए आपको मैं तेज नजर आ रहा हूँ। आपने मुझे अपने सापेक्ष देखा। तो ये जो लड़का है इसे मैं बॉय कहूंगा। तो बॉय जो है वो अंकल के सापेक्ष तेज चला रहा है, लेकिन वही बॉय कार के सापेक्ष धीमा चला रहा है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट सही भी है गलत भी है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि टर्म जो रिलेटिव है वो हमने नहीं जोड़ी। तो एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंस देने के लिए, ताकि सही मायना मिल जाए, इसलिए रिलेटिविटी को जोड़ना पड़ता है। रिलेटिविटी ही सही मायने में सही अर्थ निकालती है। अगर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं आगे जाके गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। तो उसे एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि मैं गाड़ी अंकल जी की तुलना में बहुत तेज चला रहा हूँ, या मैं गाड़ी कार के कंपेयर में बहुत धीमा चला हूँ। तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो रिलेटिविटी की हेल्प से दी जाती है। तो मतलब जब भी आप रिलेटिविटी का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन कर रहे होगे किसी की रेस्पेक्ट में। जब आप रेस्पेक्टिव कंपैरिजन करोगे तब आप ब्रीफ सिग्निफिकेंस दे रहे होगे, सही मायना दे रहे होगे अपने बात को, और सही मायने में वो यथार्थता के ज्यादा पास होगा, मतलब सच्चाई के ज्यादा पास होगा। तो अंकल जी ने कहा तुमने अब बिल्कुल सही कहा कि तुम कार से धीमे चला रहे हो लेकिन तुम मुझसे तेज चला रहे हो। दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट रिलेटिविटी। तो मैंने आपको संक्षेप में यही बताया कि जब भी आपको यथार्थता के पास पहुंचना है, सच्चाई के बहुत करीब पहुंचना है, तो आपको या तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा या आपको रिलेटिव कंसेप्ट बताना पड़ेगा कि इसके सापेक्ष बात चल रही है। मैं आपको एक बहुत और सुंदर एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद बात पूरी ही क्लियर हो जाएगी। और थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल वो भी रिलेटिविटी को ही समझाता है। मैं चाहूंगा जो भी बच्चे रिलेटिविटी को पहली बार पढ़ रहे हों बीएससी में, जिन्होंने नहीं देखी हो, वो भी इसे बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल सहित ही नोट करें। और अभी सिर्फ रिलेटिव टर्म को मैंने डिनोट करा, स्पेशल वर्ड तभी आएगा जब स्पीड ऑफ लाइट की बात चलेगी। अभी सिर्फ रिलेटिव टर्म की बात करते हैं। तो अब चलने वाला आपका एग्जाम्पल 3। तो देखते हैं भाई एग्जाम्पल 3 क्या है। ये आपका एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पे के पास एक अध्यापक खड़ा है, सपोज मैं ही हूँ, और उसने एक शिष्य से पूछा जो कि यहाँ बैठा हुआ है, उस शिष्य से पूछा
कि बच्चों ये बताओ, ये जो बोर्ड पर पॉइंट है, ये पॉइंट रुका हुआ है या चल रहा है? इज इट इन रेस्ट, इज इट इन रेस्ट और मोशन, और इन मोशन? तो उसने क्लास में, टीचर ने, प्रोफेसर ने पूछा ब्लैक बोर्ड पर एक पॉइंट बनाते हुए सामने बैठे बच्चे से कि बच्चा बताओ ये बोर्ड पे जो पॉइंट बना है ये रेस्ट में है या मोशन में है? तो बच्चे ने बड़े कौतूहल से कहा कि सर ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये तो रुका हुआ है, ये तो रेस्ट में है। तो बच्चे ने कहा सर ये रेस्ट में है। तो टीचर ने उससे पूछा कि बेटा आपने कैसे बताया रेस्ट में है? तो इस बच्चे ने कहा सर बड़ा सिंपल सा आंसर है, मैंने देखा कि ये यहां से कितनी दूर है और ये यहां से कितनी दूर है, और मैंने देखा कुछ देर बाद भी ये दूरी नियत ही रही, यहां से दूरी, यहां से दूरी, तो मैंने कंफर्म कर दिया ये रेस्ट है। और सर अगर ये चल रहा होता तो या तो ये आपसे दूर चला जाता या तो ये मेरे से दूर चला जाता, पर आपसे भी इसकी दूरी और मेरे से भी इसकी दूरी बराबर है, इसका मतलब ये रेस्ट है। मैंने उससे पूछा, टीचर बोले इसका मतलब तुम्हें इसकी रेस्ट को डिफाइन करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ रही? यस सर, अगर हमें किसी को रेस्ट बताना है, अगर हमें किसी को मोशन बताना है, तो हमें किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चाहे आपको बताना पड़े कि हाँ बोर्ड से इतनी दूर है, चाहे आपको बताना पड़े कि हाँ कि इस टीचर से इतनी दूर है, किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो। तो ये जो मदद ले रहे हो इसे रेफरेंस देना कहते हैं, इसे ही सापेक्षता लेना कहते हैं। तो टीचर ने उससे बच्चे से कहा कि क्या आप तुम बिल्कुल कंफर्म हो कि रेस्ट में? तो बच्चे ने कहा हाँ सर मैं पूर्ण रूप से कंफर्म हूँ रेस्ट। तो टीचर और बच्चे के बीच शर्त लग गई, हजार रुपए की शर्त लग गई कि आप पक्का बताओ कि क्या ये रेस्ट में? बच्चे ने लगा दिया सर मेरी तरफ से 10,000 रुपए ये रेस्ट में ही। तो फिर टीचर ने बोला अब शुरू होती कहानी। तो टीचर ने कहा कि ध्यान रखो हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है इंडिया, और इंडिया जो है वो पृथ्वी में ही है, और वो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, वो पृथ्वी सूरज के सन के चक्कर लगा रही है। अगर वो पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है, मैंने सन थोड़ा छोटा बना दिया, आप समझे, सन थोड़ा बड़ा बनाइए, ये हो गया सन। अगर वो पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है तो आप समझें जरा बेटा, ये बोर्ड भी तो पृथ्वी के वेग से आगे की ओर जा रहा होगा। तब फिर बच्चे का दिमाग घूमा और बोला यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर बोर्ड चल रहा होगा तो ये पॉइंट भी उसी वेग से आगे की ओर चल रहा होगा, इसका मतलब यह बिंदु वस्तु भी आगे की ओर गतिमान होगा। पर क्या ये रेस्ट में है या मोशन में है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो उत्तर आपका होना चाहिए यह बिंदु रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। आप बताइए आप किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं? अगर आप पूछेंगे किसी एक ऐसे इंसान के सापेक्ष जो पृथ्वी में ही है, पृथ्वी को कहा जाएगा एक फ्रेम। एक फ्रेम वो होता है जो कि एक इनर्शिया के साथ चलता है, अब पृथ्वी को एक फ्रेम बन जाएगा। तो पृथ्वी के सापेक्ष जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगे, ये बच्चा हुआ, ये पेड़ हुआ, पक्षी हुआ, कुछ भी होंगे, उन सब के सापेक्ष ये पॉइंट रेस्ट में है। लेकिन अगर आप सन के सापेक्ष देखेंगे, अगर आप सन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई देंगे, ये पॉइंट भी मोशन में दिखाई देगा। जब भी हम जिसके सापेक्ष कहते हैं उसका अर्थ होता है वहां से देखना। तो मैंने कहा इस बच्चे के सापेक्ष, बच्चे के नजरिए से देखना। मैंने कहा सूर्य के सापेक्ष, तो सूर्य पे आके देखना। तो सूर्य पे आके देखूंगा तो मुझे दिखेगा भी चल रहा है, तो सन के सापेक्ष चलता हुआ दिखेगा और बच्चे के सापेक्ष रुका हुआ दिखेगा। दैट्स कॉल्ड रिलेटिवनेस। तो यहाँ पर आकर आप समझ गए होंगे कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव क्वांटिटी हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है या कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन को परफेक्टली डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस का यूज करना पड़ता है, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अपनी हेडिंग जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है जो रिलेटिविटी को डिफाइन करती है। लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छे डेरिवेशंस हैं, और आप एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलेंगे आगे तो ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और आनंदित भी रहेंगे। अगर कंपटीशन के नज़रिए से भागने लगे तो फिर बात खत्म होने लगेगी और बोरिंग होने लगेगी। तो हेडिंग लेंगे हैशटैग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे गति को बताना है तो गति को किसी के सापेक्ष निर्देशित किया जाएगा। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आप कभी नहीं बता सकते कि वस्तु गतिमान है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और फिर आप उसके जरिए फ्रेम को समझेंगे। मान लीजिए कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं,
मान लीजिए आप हवाई जहाज में बैठे हैं। फिजिक्स की सबसे अच्छी सुंदरता ये है कि हम कहते हैं मान लीजिए, और विद्यार्थी मानने को बिल्कुल तैयार होता है, मान भी लेता है 90% बोले हाँ भाई हवाई जहाज में बैठ गए। और वहीं आप एक कार में बैठे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों को बैठे हैं आप, दोनों के बाद आपका पर्दा बंद कर दिया जाता है। पर्दा इन द सेंस यहाँ पे खिड़कियां बंद कर दी और यहाँ हवाई जहाज के पर्दे लगा दिए और हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है मान लीजिए 1000 की स्पीड से, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाई जहाज उड़ रहा है। और एक कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। तो प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये कार में बैठे हुए आप जो बैठे हुए हैं, अगर विंडो बंद हो तो क्या आपको पता चलेगा कि कार चल रही है या नहीं चल रही है? तो वहां एक आंसर आता है, कार का चलना हमें तब पता चलता है। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कार के चलने को ऐसे डिसाइड कर रहा है कि पापा पापा जो पेड़ है वो मैंने अभी देखा पीछे जा रहा था, पर मुझे पता है कि पेड़ चलते नहीं हैं। तो पेड़ का पीछे जाना ये बता रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं। तो बच्चे ने पापा से कहा, पापा पापा मैंने देखा पेड़ बड़ी तेजी से पीछे जा रहा था, पर पेड़ तो पीछे चलते नहीं है। इसका मतलब पेड़ का पीछे चलना हमें बता रहा है कि क्या हम आगे जा रहे हैं। तो पापा ने धड़ाक से खिड़की बंद कर दी, विंडो। तो उसने कहा आपने खिड़की बंद कर दी, अब मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं देख पा रहा जो पीछे जा रही थी। आपने खिड़की बंद कर दी, अब मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं देख पा रहा जो पीछे जा रही होगी। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि क्या मेरी कार आगे जा रही है या नहीं। इसका मतलब कभी भी कोई चीज आगे जाती है तो हम रेफरेंस लेते हैं, हमारा दिमाग कोऑर्डिनेट रेफरेंस लेता है कि हाँ सच में हम आगे जा रहे हैं। ट्रेन में अगर आप बैठे हैं, जब तक आप चित्र न देखें पेड़ पौधे के पीछे जाते हुए, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है। तो ट्रेन का चलना भी इन पेड़ पौधों द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो इनको कहा जाता है रेफरेंस। तो पेड़ की सहायता से लिया तो हो गया रेफरेंस। तो फिर इसके पिताजी ने क्या करा, खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद कर दी तो इधर वाली खिड़की खुली थी, इधर वाली खिड़की खुली थी। तो इसने कहा कि पापा पापा और तेज चलाओ। तो पिताजी ने 65 कर दिया। इसने कहा और तेज चलाओ, तो पिताजी ने 66 कर दिया। इन्होंने कहा और तेज चलाओ, तो पिताजी ने 67 कर दिया। बहुत जिद्दोजहद के बाद इसने बच्चे ने जिद करी और पापा ने 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तो बच्चे ने कहा और तेज चलाओ, तो इन्हें जिद कहा कि बेटा इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते। तभी देखा एक बाइक वाला आया और बाइक वाले ने अपनी बाइक जो है 120 की स्पीड से पास से निकाल दी। बाइक वाले ने जो है अपनी बाइक 120 के यहाँ से बाइक लाया और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकाल दी। इसी समय उसका पापा बोल रहा था बेटे से, बेटा हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसने कहा तेज वो चला रहा है, हम उससे धीमी चला रहे हैं। इसी वर्ड को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे कि पापा हम उसकी रेस्पेक्ट में, हम उसके रेफरेंस में बहुत धीमे गाड़ी चला रहे हैं। जब ये वर्ड वो कहता है कि हम उसके सापेक्ष, तो सापेक्ष जिसके लेंगे हम उसकी नजरिए से देखेंगे। तो अगर इमेजिनेशन से सोच के देखो कि जब बेटा बोलता है पापा हम उसके सापेक्ष गाड़ी धीमे चला रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि पापा आप भी आके इसकी गाड़ी बैठो, मैं भी इसकी गाड़ी बैठूंगा और बैठ के इसकी बाइक से हमारी गाड़ी को देखो, तब आपको महसूस होगा कि हम इसके रिस्पेक्ट में बहुत धीमी गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे जा रही है। तो बात यहाँ चल रही थी जब दोनों पर्दे लगा दिए गए, इधर के भी इधर के भी, और अब उस बच्चे से पूछा जाए बेटा आप ये बताओ कि क्या आपकी गाड़ी चल रही है या बंद है, तो बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी चल रही है या बंद है, क्योंकि मुझे ऐसे कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे अगर आप हवाई जहाज में बैठे हो, हवाई जहाज में बादल पीछे जा रहे होते हैं, ये देखकर आप बताते हैं कि हाँ जी हवाई जहाज आगे उड़ रहा है। तो यहाँ भी मैंने विंडो बंद कर दी। तो अब बताओ आप कैसे पता करेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि हवाई जहाज आगे जा रहा है जब आपका कोई रेफरेंस नहीं? तो उत्तर आता है एक्सेलरेशन से। अचानक यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा आया, गाड़ी चल रही थी, धड़ाक से चढ़ी तो एक झटका आया, एक बम्प आया। जब अचानक से झटका आया तो ये वेलोसिटी जो 67 किलोमीटर पर आवर थी ये डगमगाएगी तो 64 होगी, या तो बढ़ेगी 68 होगी। कुल मिला के वेग में परिवर्तन होगा और वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होगा। ये त्वरण एक बल का निर्माण करेगा और बच्चे को झटका लगेगा। जब बच्चे को झटका लगेगा उसे एहसास होगा कि गाड़ी चल रही है। इसका मतलब रेफरेंस के अलावा अगर हमारे पास त्वरण हो तो उस त्वरण से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है। लेकिन ऐसा टर्बुलेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। अगर हवाई जहाज उड़ रहा है तो हवाई जहाज के सामने क्या है, कोई यहाँ पत्थर अवरोध तो आएगा नहीं। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हमें
पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इन्होंने अपनी स्पीड 1000 से 1002 करी या 999 करी, तो वेलोसिटी बदलने के बाद एक त्वरण उत्पन्न होगा। वो त्वरण या सूडो फोर्स हर पैसेंजर को पीछे की ओर लगेगा। उस झटके से महसूस कर सकते हैं कि या तो ये प्लेन तेज चलने वाला है या धीरे चल रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं त्वरण जब होता है तब हम उसकी गति का निर्धारण कर सकते हैं। तो त्वरण का होना और त्वरण का ना होना, ये दो केस दो फ्रेम को डिसाइड करते हैं। फ्रेम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है त्वरण के साथ, जिसे कहते हैं विद एक्सेलरेशन, विद एक्सेलरेशन। एक होता है विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। जो विद एक्सेलरेशन होता है उसको दूसरा नाम देते हैं, अलग से एक नाम दिया गया है। जो विदाउट एक्सेलरेशन का है उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो ये होता है आपका इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, INER, इनर्शियल फ्रेम। हिंदी में कहते हैं इसे जड़त्व निर्देश तंत्र, जड़त्व निर्देश तंत्र, इसे कहते हैं अजड़त्व, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसे कहते हैं अजड़त्व, अजड़त्व निर्देश तंत्र। अब बात आता है विदाउट एक्सेलरेशन में a 0 होना चाहिए, और a किसे कहते हैं dv/dt को। dv/dt 0 हो सकता है इन टू केसेस, इन टू केसेस। कौन कौन से दो केसेस हो सकते हैं? इफ v इज कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हो तब भी ये 0 आएगा। इफ v इज 0 तो भी ये 0 आएगा। इसका मतलब दोज फ्रेम्स विच आर in rest or moving with the constant velocity are called inertial frame of reference. Frame of reference. यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है a नॉट इक्वल टू 0, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस which have a finite acceleration are called ACCELERATION acceleration are called non inertial frame of reference, non inertial frame of reference। तो ये मैंने आपको दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकते हैं? जिनकी भी सहायता से आप किसी के मोशन या रेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प वी कैन एक्सप्लेन द रेस्ट और मोशन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम किसी के रेस्ट या मोशन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक, वो फ्रेम जिनके द्वारा हम किसी के रेस्ट या मोशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक, द कोऑर्डिनेट सिस्टम which is used to explain the rest or motion of any object are called frame of reference. The coordinate system which used to explain the rest or motion of any object are called frame of reference. तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शिया माने जड़त्व। तो जड़त्व जो है, जड़त्व कब होता है? एक आपने सुना होगा विराम में जड़त्व। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे तो कांस्टेंट स्पीड में रहेगी। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आप इस इनर्शिया वर्ड से याद रख सकते हैं कि या तो वस्तु रेस्ट में होनी चाहिए या कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। तो इसीलिए इनर्शिया वर्ड इस वाले टर्म से आया, या तो वस्तु रेस्ट में होगी, v कांस्टेंट होगा, अदर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। तो इनर्शिया वर्ड आपको याद रहना चाहिए। और नॉन इनर्शियल क्या होता है? इसमें एक्सेलरेशन होता है। अब बात आती है, हम उसी चीज को दोबारा रिवाइज करते हैं
इसमें इंक डालना। उसी चीज को हम दोबारा रिवाइज करते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा था। मैंने कहा था कि एक बच्चा जो है वो पापा के साथ जो है गाड़ी में बैठा होगा और अपने पिताजी से उसी दृश्य को दोबारा देखने को कहता है। हम उसे ये मान लीजिए टेनेट मूवी की तरह रीबैक ले जाते हैं। टेनेट मूवी बहुत शानदार दिखाई गई, जरूर देखें उसे। तो टाइम में जब पीछे जाते हैं तो उसी चीज को दोबारा देखते हैं और उस बच्चे से जब वो पूछ रहा होता है तो पूछते हैं, बेटा जो आप देख रहे थे, अब आप देखने के बाद मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिस चीज को आप देखोगे उसका नाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आप मुझे ये बताना है कि उनमें से कौन कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कौन कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो बच्चा डिसाइड करेगा कि हाँ कौन कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कौन कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक, लाइए मार्क कर दीजिए। तो इसे मिटाते हैं और मैं आपको उसी एग्जांपल की ओर ले चलता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। बहुत ही शानदार एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देंगे हम। कैसी बात कर रहे हैं आप। वी हैव सेवरल एग्जांपल। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं कि अगर आप किसी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में बता पा रहे हो, सरल शब्दों में बता पा रहे हो, तो अब यह है कि आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा है। नहीं समझा पा रहे तो नहीं समझा है। समझते हैं इस बात को। मान लीजिए वही बच्चा है और वो अपने पिताजी के साथ गाड़ी में बैठा है। तो गाड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पिछली बार गाड़ी कहाँ चली थी? उल्टे हाथ से सीधा हाथ की तरफ। इस बार भी इधर चलते हैं। अब हमें करना क्या है कि गाड़ी के अंदर पिछली सीट पे बच्चा बैठा है और अगली सीट पे पिताजी बैठे हैं। वहाँ कोई गुब्बारे वाला भी है, कोई बूढ़ी अम्मा भी है, पेड़ भी है, ताऊ साइकिल चला रहे हैं और बाइक वाला भी। तो चीज़ दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो ऐसा करते हैं, पहले बैलून वाला बनाते हैं। यहाँ पे आ गया, ये पेड़ बनाते हैं। पहले पेड़ बनाते हैं। एक और पेड़ बनाते हैं। ये पेड़ हो गया। यहाँ से कार जा रही है, कार यहीं से निकालते हैं। ये बच्चा बैठा है और ये दाढ़ी वाले उसके पिताजी बैठे हैं। गाड़ी है, चल रही है इधर की ओर, आगे की ओर। किस स्पीड से? 200 ज़्यादा हो जाएगा, 60 से ज़्यादा होगा ना, उड़ जाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक वाला है यहाँ पे, बाइक वाला ऐसे है। तो बाइक वाला चला रहा है और इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। बाइक वाले चला सकते हैं बहुत तेज, हटी रहती है उनकी। बैलून वाला भी है आदमी, गुब्बारे उड़ रहे हैं इसके। एक और। अब प्रश्न यह है, इस बच्चे ने कहा पिताजी से कि देखो पिताजी पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो पिताजी ने बच्चे से कहा कि पेड़ पीछे नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग आगे जा रहे हैं। और चूंकि हमें पेड़ पीछे जाते हुए दिख रहे हैं इसलिए हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि पेड़ आगे जा रहे हैं। इसका मतलब हमें अपनी गाड़ी गतिमान है इस अवस्था को बताने के लिए पेड़ का रेफरेंस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पापा देखो पेड़ हमारी कार के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इनने से रेफरेंस लिया, इनने से रेफरेंस लिया, इनने से रेफरेंस लिया। तो इन सभी चीजों से रेफरेंस लेकर उन्होंने कहा कि पापा गाड़ी आगे जा रही है। तो पिताजी ने उनसे पूछा बेटा गाड़ी आगे जा रही है और आपने इससे रेफरेंस लिया, तो ये सब लोग हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ये सब लोग हमारे लिए क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सा इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बच्चे से पूछा गया, तो बच्चे से पेड़ बोला, पेड़ तो पेड़ रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन 0 मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये गुब्बारे वाला बंदा जो है गुब्बारे लेके खड़ा था, एक्सेलरेशन 0 मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये बंदा बहुत तेज बाइक सामने से लेकर चला गया और इसकी रिस्पेक्ट में हमने देखा हमारी कार पीछे जा रही है, मतलब हमसे आगे निकला बहुत तेजी से। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
आगे का पूरा मैथमेटिक्स जो चलेगा वो आपका चलेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि आपके पास जब इनर्स एक्सेलरेशन नहीं होगा तब भी आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी होगी, तो आप अगर नॉन इनर्शियल को अगर लेके चले तो वहाँ पर आपको सूडो फैक्टर लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन और ज़्यादा टफ हो जाए। तो आप क्या लेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे, तो आगे का पूरा मैथमेटिक्स और पूरी रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पेड़ बाइक वाले के रेस्पेक्ट में कैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि बाइक वाले का मैंने कब कहा बाइक, फिर तो बोलो क्वेश्चन कब कहा आपने जो पेड़ एक्सेलरेशन 0 कहा है सबके रेस्पेक्ट में है ना? नहीं, मैं इस बच्चे के लिए कह रहा हूँ। गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, पूछो बिल्कुल बेधड़क पूछो यार, कैसी बात करो। फ्रेम खराब, जिसका फ्रेम खराब हो गया उसकी जिंदगी खराब हो गई। जी सही बता रहा हूँ मैं, पूरे में यार धड़ाधड़ फ्रेम खींचूंगा जो ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट चलेंगे तो फ्रेम ही चलना है, जिसका फ्रेम और रेफरेंस खराब हो खराब हो जाएगा। मैंने कहा ये बंदे की गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो कांस्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस बच्चे के रिस्पेक्ट में बताया मैंने, ये सब इनर्शियल 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 नॉन इनर्शियल में, ये सब इस बच्चे के रिस्पेक्ट में। अच्छा ठीक। अब बात है कि बात बात पर मैं इतने बड़े पेड़ नहीं बनाऊंगा। जैसे आपने एस सी वर्मा की टीवीएफ वाली वीडियो देखी थी, उसने फोटो दिखा दिया था किसका, फ्री बॉडी डायग्राम। तो वैसे इन सब चीजों को फ्रेम और रेफरेंस में ऐसा ना दिखाकर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखा दूंगा कि बोले ये एक ऐसा है और दूसरा फ्रेम इसके सापेक्ष भाग रहा है, तो मतलब कार का भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया और पेड़ का भी फ्री डायग्राम बना दिया। तो धड़ाधड़ ऐसी चीजें दिखेंगे आपकी पूरी रिलेटिविटी में, एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम भाग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गए होंगे। हम सारी चीजें अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे। ये चीज मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, स्टार बना के। वी विल स्टडी हियर ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस or those frame of reference which are either in rest or moving with constant velocity, उनके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में आगे था। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहती हैं। नंबर 1 हैंडल में हैशटैग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, TRNS ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं इसे रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण बताती क्या है? रूपांतरण समीकरण ये बताती हैं, आप बहुत ही सरल उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आपके पास एक पेड़ था, ठीक, और यहां आपकी कार थी। ये लास्ट बार चित्र बना रहा हूं मैं, फिर चित्र बनाई छोड़ दूंगा मैं। और कार के अंदर वही बच्चे बैठे थे, वो जो बुद्धिजीवी है उनमें से, वो समझ लीजिए आप में से कोई है, जब रिलेट कर पाओगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये बैठे होंगे और ये ड्राइवर, ये मान लीजिए आपके पिताजी बैठे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये है कि यहीं पर एक कुत्ता भाग रहा था दाईं ओर। एक कुत्ता बना देता हूं मैं, ये अजीब सा बनेगा मेरा कुत्ता। 2 ही पैर होते हैं, 4 पैर। एक कुत्ता भाग रहा है इधर की ओर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कुत्ता भाग रहा है इधर की ओर। अब कुत्ता अगर इधर की ओर भाग रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन को 2 तरीके से बता सकते हैं। कैसे? मैंने कहा भाई पेड़ पे अगर कोई बंदा बैठा हो, और मैं उससे पूछूं भाई कुत्ता किधर किधर भाग रहा है ध्यान रखना, तो उसने ट्रैजेक्टरी जो माइंड में सेट करी हो रहे भाई कुत्ता ऐसे ऐसे गया और ऐसे ऐसे घूम के वापस आ गया। लेकिन वहीं कार में बैठे हुए व्यक्ति जो तेजी से आगे निकल गया, उससे अगर मैं पूछूं कुत्ता कैसे है, तो ऐसे जाते हुए देखेगा, बोले हाँ मैंने जाते हुए देखा पीछे, तो कुत्ता जो है ये ऐसे ऐसे गया और ऐसे ऐसे लौट के आया। इन दोनों की ट्रैजेक्टरी आपस में अलग दिखाई देगी शर्त के साथ। इसे जो कुत्ते की ट्रैजेक्टरी दिखेगी, इसे वो कुत्ते की ट्रैजेक्टरी नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम में है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर। आपको बहुत सुंदर उदाहरण दे सकता हूं मैं। अगर आप ट्रेन में कहीं बैठे हों, तो ट्रेन में अगर कोई गेंद उछालेंगे तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है, लेकिन प्लेटफॉर्म में वही बंदा वही गेंद पैराबोला में दिखाई देती है। आपको मैं और एक उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए गाड़ी थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, और गाड़ी के पहिए पर
गाड़ी के पहिए पर एक पॉइंट बना दूं मैं ब्लैक, गाड़ी के पहिए पर एक पॉइंट बना दूं और मैंने इससे कहूं बंदे से भाई इस पॉइंट को देखते रहना और गाड़ी भी चलाते रहना 60 किलोमीटर पर आवर, चलो वॉटएवर स्पीड। मैंने कहा इस पहिए को देखते रहना और गाड़ी भी चलाते रहना, 100 रुपये दूंगा। तो बंदा एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था और एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, और एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था, एक हाथ और इधर की तरफ पहिए पे ध्यान दे रहा था। तो जब उन्हें नोटिस किया कि पहिए पे जो बिंदु है वो ऐसे 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 घूम रहा था, तो इन्होंने मुझे फोन करके बताया पॉइंट इज मूविंग सर्कुलरली, लेकिन यहाँ जो बंदा खड़ा होगा ये वाला, इससे मैं पूछूंगा भाई तुझे कैसे दिख रहा है, तो ये बोलेगा पॉइंट सर्कुलरली तो मूव कर रहा है, गाड़ी भी तो आगे निकल गई, तो ये सर्कल ऐसे दिखाई देगा, सर्कल भी हो रहा है लेकिन सर्कल पूरा होने से पहले गाड़ी आगे चली जा रही है, इसे कहते हैं साइक्लॉइड। पॉइंट इज मूविंग इन साइक्लॉइड पाथ, बात समझ में आ रही? क्यों हुआ ऐसा? अब पॉइंट से पूछा जाए कि आप कैसे मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट बोलेगा भैया मैं तो मूव कर नहीं रहा एब्सोल्युटली, क्योंकि मोशन तो ना एब्सोल्यूट है ही नहीं, तो अलग अलग देखने पर अलग अलग दिखाई दूंगा। बोले इसे क्यों दिख रहा है वैसे? बोले इसने मुझे अपने फ्रेम से देखा तो मैं सर्कुलर दिख रहा हूँ, इसने मुझे दूसरे फ्रेम से देखा तो मैं साइक्लर दिख रहा हूँ। तो मैंने कहा अलग अलग फ्रेम में है। हाँ, तो क्या तुम इन्हें रिलेट कर सकती हो? इसके कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट से रिलेट किया सकता है? बोले हाँ, जिन इक्वेशंस के द्वारा दो अलग अलग फाइनाइट इनर्शियल फ्रेमों को रिलेट किया जाता है उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या करते हैं? जो दो कोऑर्डिनेट फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होते हैं? जो दो कोऑर्डिनेट फ्रेम के कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिया है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को समझा नहीं सकता क्योंकि एक रोटेटरी फ्रेम है और एक फाइनाइट स्ट्रेट फ्रेम है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को अगर समझाओगे तो आर थीटा कोऑर्डिनेशन को आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपकी पढ़ाई नहीं है। तो इस चीज को मैं आपको ये बताना चाहता कि द इक्वेशन विच रिलेट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। इसे मिटाते हैं और रूपांतरण समीकरण पहली जो आती है, दो हैं इसकी इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, एक होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दूसरी होती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो बात करते हैं गैलीलियन और लॉरेंज में क्या अंतर है। तो भाई साहब गैलीलियन और लॉरेंज में 100 साल का अंतर है। गैलीलियन पुराने जमाने की, लॉरेंज नए जमाने की। सबसे पहले हेड डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, ठीक। क्या लिखेंगे? हैशटैग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन TRNS ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक का नाम होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दूसरे का नाम होता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बात आती है किस में से क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। बात आती है ये कब समझ में आएगा? जब पूरी तरह से ये समझ में आएगा। क्या दोनों का संबंध इनर्शियल नॉन इनर्शियल से रिलेटेड टू किससे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझते हैं। हैशटैग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझेंगे भाई। दो फ्रेम रखे थे मेरे पास, सबने बोला दो का है, मैंने बोला एक के ऊपर एक रखा है, दिख नहीं रहा है, एक के ऊपर एक रखा है। दो फ्रेम रखे थे मेरे पास, एक के ऊपर ही एक रखा है। तो मैंने कहा हुआ क्या, दिक्कत क्या है? बोले एक के ऊपर एक रखा था ना, उसमें से एक फ्रेम जो है एक्स अक्ष की दिशा में v वेग से मूव करने लगा, तो एक फ्रेम आगे चला तो चित्र बनेगा ऐसे। तो मैंने कहा पहले फ्रेम का नाम अगर मैं s मान लूं, दूसरे का s प्राइम मान लेता हूं। बात समझ आ रही? किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो
तो माना आपके पास दो फ्रेम है, पहले फ्रेम का नाम एस है, दूसरे फ्रेम का नाम एस प्राइम है, और एस प्राइम एस के रिस्पेक्ट पे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट देयर आर टू फ्रेम्स S and S prime, and S prime is moving with constant velocity v toward positive x direction, सबसे सिंपल है। अब इसके कोऑर्डिनेट को रिलेट कैसे करना है, इसे मिटा के मैं इसकी ज्योमेट्री को समझाता हूँ कैसे रिलेट करना है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल। लॉरेंज है थोड़ी टफ, पर समझ में वो भी आ जाएगी। वो थोड़ी रिलेटिविस्टिक केस के लिए, रिलेटिविस्टिक टर्म जो है सी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। इस चित्र को मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि समझ में और अच्छे से आए। तो ये पहला फ्रेम था, ओ हो गया एस, दूसरा फ्रेम था एस डैश ओ डैश। किस स्पीड चल रहा है, वी स्पीड से। कौन, ये वाला फ्रेम। तो मैंने इससे कहा भी वी स्पीड चल रहा है, किसी पॉइंट के नाम बताओ। तो किसी पॉइंट का नाम जो पी था, कोऑर्डिनेट थे उसके एक्स वाई जेड, किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में। हमारे पहले वाली फ्रेम की रेस्पेक्ट में अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे, इसका मतलब अंतरिक्ष में अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक्स एक्स पर एक्स दूरी चलनी पड़ेगी, वाई एक्स पर वाई दूरी, और जेड एक्स पर जेड दूरी चलनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो मुझे पता चलता है ये दूरी एक्स है। कोई दिक्कत, इस फ्रेम से है, देखो समझ में आ रही बात। अगर इस वाले फ्रेम से देखूं, इस वाले फ्रेम से देखूं, तो इस वाले फ्रेम से देखने पर इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी डैश नजर आते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, क्योंकि डैश वाला फ्रेम है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों कोऑर्डिनेट अलग होंगे, क्योंकि वो अलग है, वो अलग है। ठीक, इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पे एक्स डैश दूरी चलनी पड़ेगी। ठीक, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, वी है, डिस्टेंस मान लो डी है, वैसे तो ओ डैश है, जितनी दूरी चला है, ओ डैश अपॉन टाइम को टी मान लो, इसको मल्टीप्लाई में करो, वी टी इक्वल टू ओ डैश। तो ये अपनी ओ डैश आ गई, वी टी कितनी आ गई, वी टी फ्रॉम ज्योमेट्री को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये जो एक्स दूरी है ये वी टी और इसके योग के बराबर है। अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लूं तो आपको पता चलेगा कि ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश एम, ओ डैश प्लस ओ डैश एम। ओ एम कितना है, ओ एम जो है हमारा एक्स है, एक्स इक्वल टू ओ डैश कितना है, ओ डैश अपना वी टी है, वी टी प्लस ओ डैश एम कितना है, ओ डैश एम अपना एम है, ओ डैश एम अपना एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम एक्स डैश कहते हैं। एक बार फिर मैच कर लेते हैं, ओ एम एक्स है, ओ एम एक्स है, ओ डैश वी टी है, और ओ डैश एम एक्स प्राइम है, ओ डैश एम एक्स प्राइम है। एम्प्लाइज यहाँ से एक्स प्राइम का मान निकालो। ठीक, इस चीज को यहाँ लाना पड़ेगा, एक्स माइनस वी टी। इस इक्वेशन को कहते हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दूसरी आती है एम्प्लाइज वाई प्राइम इक्वल टू, वाई ही होगा क्योंकि ये दूसरा फ्रेम वाई एक्स की दिशा में नहीं चल रहा है, और जेड प्राइम इक्वल टू जेड ही होगा क्योंकि दूसरा फ्रेम जेड अक्ष में नहीं चल रहा है, और टी प्राइम इक्वल टू टी ही होगा क्योंकि दूसरा फ्रेम दूसरे टाइम जोन में नहीं चल रहा है। तो इन चार इक्वेशन को ही गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से याद रहेंगे उतने अच्छी तरीके से हमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझ में आएगी। तो बात करते हैं हम, दिक्कत क्या है, क्या ये कुछ नई चीज बता रहे हैं? बिल्कुल नई चीज नहीं बता रहे। आप सिर्फ ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल देसी एग्जांपल देता हूं कि ये एक पेड़ खड़ा है, और ये जो है एक कार है। उतारने के बाद चढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए उतनी मत बोलना कि डायग्राम चढ़ा दिया। ड्राइवर तो चलाएगा हमेशा गाड़ी, उसको तो तुम भूल जाओ। पिछली सीट पे एक बच्चा गेंद को यूं उछाल के खेल रहा है, ऐसे बॉल उछाल खेलते हैं, ऐसे खेल के एक हाथ से गेंद गई दूसरे में, दूसरे वाले ने पहले को दी, ऐसे घूम गई, दूसरे वाले ने पहले को गेंद दी, ऐसे घूमते। वही गेम
यहाँ पर भी एक बच्चा खेल रहा है, ऐसे ऐसे उछाल के, क्या दोनों में अंतर होगा? उत्तर आता है बिल्कुल अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। अगर दो इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों फिजिक्स के सारे लॉ सेम तरीके से लगेंगे, बस आपका एक्स कोऑर्डिनेट ही बदलेगा। दोनों सेम टाइम जोन में होंगे, दोनों सेम वाई कोऑर्डिनेट और दोनों सेम जेड कोऑर्डिनेट रखते होंगे। तो ये सारी इक्वेशंस कहलाती हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती हैं। इन्हें मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक, ये इसका डेरिवेशन था, बहुत छोटा सा। साथ लिख देता हूं। सो एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी। दीज इक्वेशन आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहीं पर इसका इनवर्स फॉर्म बता देता हूं। इनवर्स फॉर्म में क्या करते हैं? इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है आपको? प्राइम की यहां लगाना है। समझ आएगा क्या करूंगा? आप मानेंगे कि इनवर्स का मतलब क्या? सभी चीज उल्टी भाग रही है, तो जो फ्रेम में उल्टा जा रहा था उधर की तरफ, वो अभी इधर की तरफ भागेगा। तो अगर उसकी तरफ स्पीड v थी तो इधर क्या मानना पड़ेगा? माइनस v। तो v की जगह रखना है माइनस v, और बाकी x की जगह x प्राइम और t की जगह t प्राइम रखो। कितना बनेगा? ये हो जाएगा x प्राइम इक्वल टू x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ये तो सेम ही रहेगा। y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू जेड प्राइम, t इक्वल टू टी प्राइम। तो ये जो चेंजेस आती हैं ये कहलाती हैं क्या? इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कई बार आपको ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। आपसे कोई पूछता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, तो आपको ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए। एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू। पूछता ये क्या है वास्तव में, तो आप बोलोगे सर एक फ्रेम जिसका नाम एस प्राइम है वो v स्पीड से मेरे पहले वाले फ्रेम से दूर भाग रहा है। अगर कोई भी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है तो आप पहले फ्रेम से ऑब्जर्व करो। मैं इस रिलेशन के जरिए बता दूंगा दूसरे फ्रेम से कैसा होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई और मैं खड़े खड़े देख रहा हूं और आप चलती हुई गाड़ी से देख रहे हो, तो मैंने कैसा नजारा देखा होगा और आपने कैसा नजारा देखा होगा, इनमें से सिर्फ एक का पता हो तो दूसरे का नजारा बताया जा सकता है। यह है इसकी ताकत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट कर देता है दो इनर्शियल फ्रेमों को, चाहे वो कितनी ही रफ्तार चल रहा हो, रफ्तार कांस्टेंट होनी चाहिए तो वो इनर्शियल फ्रेम और फ्लन चलाएंगे। और अगर आपको इनवर्स क्रिएट करना है तो आपको v की जगह माइनस v, क्योंकि उल्टी दिशा में चलेगा, t की जगह t प्राइम, x की x प्राइम रखना पड़ेगा। तो आपको कहलाएंगे इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये x और x प्राइम, x की जगह x प्राइम रखते हैं इनवर्स में, मतलब हम उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। हम समझना है क्या कहते हैं? अगर हम एक्स प्राइम वाले फ्रेम की नजरिए से देखें, इसलिए हम एक्स प्राइम रखते हैं। समझना है? उसको इधर भी बुलाएंगे अपने पास की तरफ भी, और उससे उसकी नजरिए से देखें एक्स प्राइम से। तो आई होप आपको इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। तो इसे मैं मिटाता हूँ और लोरेंज के बारे में बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो याद आ जाएंगे, ज्यादा भारी नहीं थे ना। इतनी देर मैंने इसीलिए बोला ताकि ये क्वेश्चन ज्यादा भारी ना लगे। ठीक, बात करते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। ठीक है, हैशटैग लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये भी क्या है? INERTIL, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम REF रेफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तब लगती है जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो पर स्पीड बहुत ज्यादा ना हो। अगर कभी दूसरे फ्रेम की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
equation is used when the second inertial frame is moving with very high speed, v is approximate c, इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक केस। क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक केस। तो आपको ये तब यूज करना है जब दूसरा फ्रेम सी की स्पीड से मूव कर रहा हो। पता कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, रॉकेट उड़ा रहा होगा वो, तो रॉकेट उड़ा रहा होगा तो सी की स्पीड से प्रकाश की जाल के आसपास उड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करना है। फिर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही शानदार है। मैं सारे पैरामीटर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, फिर भी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा ताकि वो चीज़ कहाँ से आई उसका महत्व बढ़ जाए आपके लिए। अभी तक आपको जो याद करना था, इतनी देर के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया कि एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी, टी प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी याद करना था। अब आता है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में डेरिवेशन क्या है। ठीक, तो समझेंगे बहुत सुंदर तरीके से लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक, तो देखते हैं डेरिवेशन क्या है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। हैशटैग डेरिवेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, देखते हैं। ये पहला फ्रेम है, ये O है, ये S, दूसरा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है O डैश। बोले पहले से तो चित्र बिल्कुल ज्यादा है, पर आपकी जो स्पीड है V वो अप्रोक्सीमेट C है। ठीक है, दिक्कत क्या आनी है? एक सो फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको पता होंगी क्या होती है? एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये पढ़ा है। इसी में थोड़ा चेंज करना है, गामा पैरामीटर यूज करना है, गामा एक्स माइनस वी टी, ये याद रखना है आपको, ये चेंजिंग करनी है। ठीक, इस चीज को यहाँ लाएंगे, एक्स प्राइम इक्वल टू, उससे पहले इस चीज को इनवर्स में लिखेंगे, क्या होगा? एंड इट्स इनवर्स फॉर्म आई एन वी ई आर एस। इनवर्स फॉर्म क्या होगी इसकी? एक्स इक्वल टू गामा एक्स प्राइम प्लस वी टी। इस चीज को नीचे लाओ, एक्स अपॉन गामा इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी। इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्राइम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी यही, एक्स प्राइम को माने यहाँ पर रख देंगे। बताओ कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन गामा इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। जब इसे इनवर्स लिखें तो टी प्राइम भी लिखना पड़ेगा, पता है? ये तुम लोगों ने नहीं बताया। प्लस वी टी प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ठीक, मल्टीप्लाई करो, अंदर कितना है? एक्स अपॉन गामा इक्वल टू गामा एक्स माइनस कितना है? गामा वी टी प्लस वी टी प्राइम। इस चीज को इधर लाओ, इस चीज को भी इधर लाओ, कितना हुआ? एक्स अपॉन गामा, ये कितना है? गामा वी टी, तो माइनस का है, इधर आगे हो जाएगा प्लस का गामा वी टी। जिन लोगों को आलस्यपूर्ण लग रहा है उन्हें बहुत धीरे से याद करना है कि बीएससी में आपको यही छापना है 6 नंबर में। इस चीज को आप समझ के चलें। एक्स अपॉन गामा ऐसे लिख दिया, गामा वी अपॉन गामा वी टी जो है वो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, और गामा एक्स जो है वो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। गामा एक्स बराबर हो गया वी टी प्राइम। वी टी प्राइम कौन कितना है? एम्प्लाइज वी टी प्राइम इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन गामा प्लस गामा वी टी माइनस का गामा एक्स। टी प्राइम का मान कितना है? टी प्राइम इक्वल टू एक्स अपॉन गामा वी प्लस गामा टी, वी से वी कट गया, माइनस गामा एक्स अपॉन वी। टी प्राइम इक्वल टू कितना है? गामा टी माइनस, इसे पहले लिखो, गामा एक्स अपॉन वी प्लस ये वाला कितना है? एक्स अपॉन गामा वी। गामा टी कहाँ है? ये रहा। गामा एक्स अपॉन वी कहाँ है? ये रहा। और एक्स गामा अपॉन वी कहाँ है? ये रहा। ठीक है, माइनस में तो कंफ्यूज तुम हो गए नहीं, कैलकुलेशन तुम बताइए। बताओ इक्वेशन में लाइन कितनी आ गई? बताओ, तो इक्वेशन कितनी आ गई? टी प्राइम इक्वल टू कितनी है बताओ? ये वाली इक्वेशन बताओ कितनी है? एम्प्लाइज
टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी माइनस के एक्स अपॉन गामा वी, ये प्लस है, साइन देखते रहना। टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस के गामा एक्स अपॉन वी कॉमन ले लिया, गामा एक्स अपॉन वी कॉमन ले लिया तो देखो कितना बचेगा, गामा एक्स अपॉन वी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस बचेगा, और गामा यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे था, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, बोलो बोलो क्या बचेगा। वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स तो गया, वी भी गया, तो कहाँ से वी स्क्वायर बता रहे हो तुम, क्या बचेगा, हम बता देते हैं। जो चीज यहाँ नहीं होती उससे भाग देते हैं, तो गामा या नहीं, गामा से भाग देंगे, 1 अपॉन गामा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 है, ये चीज बचेगी। बात समझ में? ठीक। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P और लाइट यहाँ से पहुंचती है इस पर और यहाँ से पहुंचती है इस पर, कि लाइट की स्पीड कितनी होती है c, लाइट की स्पीड कितनी होती है c, लेकिन फ्रेम अलग अलग है। कैसे? अगर इस फ्रेम से देखो तो यहाँ दूरी x प्राइम में होती है, और इस फ्रेम से देखें तो दूरी y प्राइम में होती है। जैसे यहाँ से देखें तो ये x में होती है दूरी, और इस फ्रेम से देखो तो किस में होती है, x प्राइम में होती है। जब आप कॉपी में उतारें तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, ये चित्र दोबारा बनाएंगे, समझ में, ताकि ज़्यादा घिसपिच उसमें ना हो। तो ये दूरी x प्राइम होती है और ये x में होती है, तो 4 बराबर दूरी वर्ड्स हमें यूज़ करेंगे। वी नो दैट